दोनों में फेस डिफरेंस होता है π/2। इन दोनों में फेस डिफरेंस होता है π/2। जबकि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में फेस डिफरेंस हमने पढ़ा था पाई रेडियन। गॉट इट। इसके बिना हमने ये भी पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू, जिसको डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड बोलते हैं ए। वेलोसिटी के मैक्सिमम वैल्यू यानी वेलोसिटी एम्पलीट्यूड इतना पढ़ा। एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड हमने पढ़ा इतना। गॉट इट। फिर हमने ये भी पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट और ओमेगा टी में ग्राफ था लाइक दिस। फिर हमने ये भी पढ़ा वेलोसिटी ओमेगा टी में ग्राफ था लाइक दिस। फिर हमने एक्सेलरेशन और टाइम में ग्राफ पढ़ा था, वो था लाइक दिस। इतनी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, राइट बेटे। लो, अब अपने बच्चों का नॉलेज जो है, क्या वो अपनी नॉलेज को किसी क्वेश्चन पे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। मैं आपको एक क्वेश्चन डालता हूं, ठीक है। आप उस क्वेश्चन को करोगे, नहीं कर पाओगे तो मैं करूंगा, और आपको समझ आएगा कि किस तरह से इस नॉलेज को क्वेश्चन पे लगाया जाता है। फिर हम एसएचएम की एक्स्ट्रा थ्योरी करेंगे, बची हुई थ्योरी, बेसिक्स। सभी बच्चे क्वेश्चन लिखें, लेट्स सी वेदर आप कर पाते हो कि नहीं। मैं लिख भी दूंगा, बोलूंगा भी, आप अपनी कॉपियों पे लिखो। लिखोगे बेटे, एन एसएचएम ऑसिलेटर, एन एसएचएम ऑसिलेटर has velocity is equal to p meter per second when displacement is q meter। ओके। फिर हमें क्या बता रहा है, it has velocity is equal to q meter per second when displacement is p meter। ये हमें दिया हुआ है। एक ऐसा एसएचएम मोशन है जिसमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस वैल्यूज दे रखी हैं पी एंड क्यू, और उसका मोशन ऐसा भी है कि कुछ देर के बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है। ये क्यू बन जाती है तो वो पी बन जाता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द टाइम पीरियड, of that SHM motion, that SHM oscillator। शाबाश। कोशिश करो, कोई भी चीज ऐसी नहीं यूज होगी इस क्वेश्चन में जो इधर व्हाइट कलर से ना लिखी हो। शाबाश। इनको अप्लाई करना है नॉलेज को, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखते हैं कौन बच्चा कर पाते। शाबाश, ट्राई योर बेस्ट बेटे। नॉन मेडिकल मेडिकल दोनों स्टूडेंट्स की क्लासेस की कैमरा माइक ऑफ है, जो कि ऑन करने चाहिए। नॉन मेडिकल को भी ऑन करना चाहिए ताकि बच्चे टीचर से प्रॉपर इंटरेक्ट करें। शाबाश शाबाश बेटे, करने की कोशिश करो। कब कोई ऐसा बच्चा है जो माइक पर आके मेरे से शेयर कर सकता है, मेथड शेयर कर सके, सर मैं ऐसे करूंगा, इसको ऐसे करूंगी। इज देयर एनी स्टूडेंट सिटिंग इन माय क्लास तो मेथड शेयर कर सकते?
अभी दोनों क्लासेस के कैमरा ऑन है, माइक ऑन है, वेरी गुड। बच्चा जो इस क्वेश्चन को के मेथड को कोई आइडिया क्लिक करा हो आपके माइंड में और शेयर करना चाहे, इतना मुश्किल नहीं है बेटे अगर आप ध्यान से चलो मैं थोड़ा थोड़ा आपको पुश करता हूँ। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये ग्राफ नहीं काम आएंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए ये वाला पोर्शन नहीं काम आएगा, इनमें से कुछ ना कुछ काम आएगा। चलो बताओ, कर पा रहे? इसको सॉल्व करने के लिए पहले दो फार्मूले नहीं काम आएंगे। चलो अब बताओ, किसी बच्चे को आइडिया लगाओ कैसे करोगे? नहीं बता पा रहे? इसको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट फार्मूला भी नहीं काम आएगा। अब बताओ, कोई बच्चा शेयर नहीं कर रहा, इसका मतलब है नहीं कर पाए। तो मैं करवाता हूं बेटे फिर आपको। देखो अब हम स्पेस बना लेते हैं, लेट मी मेक दिस स्पेस हियर। क्वेश्चन आपको मैं, देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज है। एक बच्चा कहता है सर आपको वेलोसिटी वाला फार्मूला यूज करना ही पड़ेगा। आई सेड क्यों? कहता देखो वेलोसिटी से लिंक्ड बात कर रहा है वो। तो मैंने कहा बेटे वेलोसिटी का ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। कह रहे सर आपको ये नहीं यूज करना चाहिए। आई सेड क्यों? कहता पूरे क्वेश्चन में उसने इंस्टेंटेनियस टाइम की वैल्यू के बारे में बात ही नहीं करी, स्मॉल टी। तो उसने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करी है। कोई ऐसा फार्मूला जो वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट से लिंक्ड हो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता हो। हाँ जी सर ये फार्मूला होता है। तो इसका मतलब हुआ इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। अब वेलोसिटी p है तो डिस्प्लेसमेंट क्यू है। तो इस फार्मूले को मैंने लिखा वेलोसिटी p और डिस्प्लेसमेंट को क्यू लिख दिया बेटे मैंने। गॉट इट? और इसी फार्मूले में एक दूसरी सिचुएशन दे रखी है। दूसरी सिचुएशन क्या है? इंटरचेंज होगी वैल्यूज। जब वेलोसिटी क्यू है तो डिस्प्लेसमेंट p है। तो इसको लिख लेते हैं, जब वेलोसिटी क्यू है तो डिस्प्लेसमेंट p हो गया। ओके, अब इससे हम क्या करें? कोई बच्चा बताए इससे आगे क्या करना चाहिए? इसके बाद मेरे को दोनों तरफ स्केयरिंग बोथ साइड करना चाहिए। जैसे मैंने इसको स्केयरिंग करा, क्यू स्केयर, और इसको ओपन करते हैं बेटे, ओमेगा स्केयर ए स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर पी स्केयर। गॉट इट? और इधर से भी करते हैं, पी स्केयर इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर ए स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर क्यू स्केयर। अब ये दोनों जो सिचुएशंस हमारे पास आ गए हैं इनको आपस में इंटरलिंक करना है। तो समझदार बच्चा बोलेगा सर ये देखो ये चीज आपकी सेम पड़ी है दोनों तरफ, क्यों नहीं आप इसको इक्वेट करते? जैसे मैंने इसको इक्वेट करा दोनों चीजों को उधर से और इधर निकाल के, आप मानोगे मैं इधर लिख सकता हूँ क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर पी स्क्वायर। गॉट इट? और उधर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इधर लाते हुए पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर। गॉट इट? आगे देखो, अब इसमें से ओमेगा वाली टर्म्स एक तरफ ले जाओ। तो जैसे मैंने ओमेगा की तरफ इसको उधर ले जाओ, ओमेगा वाली इधर ले आओ। तो ओमेगा स्क्वायर पी स्क्वायर ऑलरेडी है, माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ गया इधर बेटे, और उस तरफ क्या बच गया? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब गौर से देखो, शाबाश सभी बच्चे गौर से देखो, ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लेते ही मेरे पास क्या आ गया? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर।
और उधर वाला राइट साइड को भी हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1। एक ही बात है। देखो अब गौर से देखो, दोनों तरफ सेम ब्रैकेट आ गई है। दोनों तरफ सेम ब्रैकेट करते ही ओमेगा स्क्वायर 1 आ गया, क्योंकि ब्रैकेट को तो आपस में जब दोनों तरफ सेम है तो वो कट हो सकती है। और ओमेगा का स्क्वायर आया, अंडर रूट कर दो, ओमेगा कितना आ जाएगा बेटे? फिर सभी बच्चे मानेंगे सर ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो ओमेगा आ गया आपका 1 का अंडर रूट, यानी 1। और ओमेगा खुद किसके बराबर बताया था? 2 पाई बाय टी। बट टी को ऊपर ले जाओ तो आप देखोगे 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू 1 था, टी गोज टू दैट साइड, तो सभी बच्चे बोलेंगे टाइम पीरियड 2 पाई सेकेंड आ गया सर। पाई की वैल्यू आप पुट कर ही सकते हो 3.14, तो आप कहोगे सर टाइम पीरियड आ गया 6.28 सेकेंड। सभी बच्चे गौर से देखो, आपको ये समझ आया? मैनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया दे विल रेज द हैंड इन दी फेवर। शाबाश, ये देखो, गुड, शाबाश। लेकिन मेरे को और आपके सर को खुशी तब होती अगर आप ये फार्मूला खुद से यूज करते बच्चे। जब मैंने आपको थ्योरी कराया था तो क्या बोला था कि ये फार्मूला तब यूज करना है जब इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट दिया हो, और व्हाइट वाला फार्मूला तब यूज करना है जब इंस्टेंटेनियस टाइम दिया हो। और हमारे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है वेलोसिटी इज टी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज क्यू, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो आपने डिस्प्लेस वेलोसिटी का वो फार्मूला यूज करना है जिसमें डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व हो। इसलिए व्हाइट फार्मूला सूटेबल नहीं था, ग्रीन फार्मूला हमारे क्वेश्चन के लिए सूटेबल था। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। कराऊंगा मैं आपको एसएचएम की थ्योरी, एक इलस्ट्रेशन था कि कैसे आप अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सकते हो। शाबाश, बची हुई थ्योरी करेंगे, फिर हम असाइनमेंट पे आने की कोशिश करेंगे। देखो ध्यान से बेटे, योर अटेंशन। आपको टीचर ने बताया कि जो हमारा एसएचएम ऑसिलेटर होता है, देखो बोलने में टीचर क्या बोल रहा है? एसएचएम ऑसिलेटर, और बना क्या रहा है? सिंपल पेंडुलम। लेकिन मैं कहीं पर सिंपल पेंडुलम लिख नहीं रहा, मैं बोल कह रहा हूं एसएचएम ऑसिलेटर। इसका मतलब जो भी मैं बात कर रहा हूं आगे करूंगा वो किसी भी एसएचएम ऑसिलेटर पर लिंक्ड है, ना कि सिंपल पेंडुलम पर। तो फिर मैं क्यों बना रहा हूं इसको सिंपल पेंडुलम को? ताकि बैकएंड के ऊपर, माइंड के बैकएंड के ऊपर बच्चे के फोटो बैठ जाए, अच्छे से समझ आ जाए। तो किसी भी एसएचएम ऑसिलेटर का ये मेन पोजीशन है, ओके। और ये तुम मान लेते हैं उसका एक्सट्रीम पोजीशन है, राइट। और एक रेफरेंस लेवल ले लेते हैं, मान लीजिए जमीन यहां से यहां, ये ग्राउंड है बिल्कुल पास इसके, ये ग्राउंड है, रेफरेंस लेवल। अब मान लीजिए बेटे, मान लीजिए एट पर्टिकुलर पोजीशन बॉब कहीं यहां पर है, यानी सिंपल एसएचएम ऑसिलेटर यहां पर है। तो क्या इस वक्त ये मोशन में है या लो पोजीशन में? सभी बच्चे बोलेंगे यस। अगर ये मोशन में है तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी है येलो पोजीशन पे। दूसरी बात, क्या येलो पोजीशन पे उसकी रेफरेंस पॉइंट से कुछ ना कुछ हाइट है? हाँ जी है। इसका मतलब है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। गॉट इट? तो मतलब येलो पोजीशन पे एसएचएम ऑसिलेटर की काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी। अब इधर आ जाओ, ये हम चलते हैं कौन सी पोजीशन पे? हम चल रहे हैं व्हाइट पोजीशन पे। व्हाइट पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। व्हाइट पोजीशन को मैंने एक्सट्रीम ले लिया। उस पोजीशन पे क्या बॉड एसएचएम ऑसिलेटर मोशन में होगा? नहीं होगा, क्योंकि वहां से जाकर उसने वापिस आना है, वो मोमेंटरीली रेस्ट पर होगा। इसका मतलब, लेकिन उसकी हाइट बहुत ज्यादा बन चुकी है उस वक्त, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी तो होगी,
पर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तभी होती है जब वेलोसिटी नॉन जीरो हो। ओके, अब आ जाओ ब्लू पोजीशन पे, स्काई ब्लू पोजीशन पे। इस सिचुएशन में क्या बॉडी के पास वेलोसिटी होगी? तो बच्चा बोलेगा सर होगी ही नहीं बल्कि मैक्सिमम होगी मेन पोजीशन पर। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी उस वक्त मैक्सिमम है जैसे एक्सट्रीम पर पोटेंशियल मैक्सिमम होती है। तो मैं यहां से पूछूं, क्या स्काई भी ब्लू पोजीशन पर, मेन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी है? आप कहोगे सर हाइट तो खत्म ही होगी लगभग, क्योंकि रेफरेंस लेवल से। तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, राइट। तो आपने क्या देखा, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन जाते हुए एनर्जी का कन्वर्जन रहता है। लेकिन इन दोनों एनर्जी का टोटल चाहे यहां कर लो, चाहे टोटल यहां कर लो, चाहे टोटल यहां कर लो, वो कांस्टेंट रहेगा। और इन दोनों एनर्जी के टोटल को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ दीज, सम ऑफ दीज, सम ऑफ दीज। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अब मेरा काम क्या है, इतना सिचुएशन समझाने के बाद मैंने अपने बच्चों को काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले बताने हैं और टोटल के बताने हैं और ग्राफ बताने हैं। यानी कि हमारे आर्टिकल का नाम क्या बनना चाहिए, एनर्जीज ऑफ एसएचएम ऑसिलेटर। लिख लो सभी बच्चे, एनर्जीज ऑफ ऑसिलेटर। पहले हम बात करने लगे हैं काइनेटिक एनर्जी एट एनी मोमेंट, यानी कि इंस्टेंटेनियस काइनेटिक। सभी बच्चों को पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये होता है, गॉट इट। और हमें ये भी पता है कि वेलोसिटी का फार्मूला ये होता है। एक बच्चा कहता है सर ये वो वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस फार्मूला है जो वाई पे डिपेंडेंट है। आपने एक दूसरा भी तो कराया था टाइम वाला, कॉस, जिसमें कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी। वो भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई। चलो मैंने ये ले लिया, मैंने ये ले लिया। तो वेलोसिटी की वैल्यू यहां रखी और ऊपर से स्केयर भी है, देखो बेटे। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया बेटे, हाफ एम स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ओमेगा स्क्वायर इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां पर आपने एक इंपॉर्टेंट चीज अलग से याद करनी है कि ये दोनों कांस्टेंट है, मास और एंगुलर वेलोसिटी। तो साइंटिस्टों ने मास और एंगुलर वेलोसिटी के स्क्वायर को, मास का स्क्वायर नहीं करना, अकेले एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर करना है। दोनों कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके अनदर कांस्टेंट बना दिया के, जिसको वो कहते हैं फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट, इस फार्मूले को आपने अलग से भी याद रखना। फोर्स कांस्टेंट की डेफिनेशन ही है मास ऑफ द एसएचएम ऑसिलेटर, जो बॉडी कंपन कर रही है, और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा उसका स्क्वायर। कोई बच्चा अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी भूल गया है तो मैं बताना चाहूंगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए नॉर्मल फ्रीक्वेंसी एफ को 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस करके थे। टाइम पीरियड नोट करके वन ऑसिलेशन के लिए इसको यहां पुट करो, ओमेगा निकल जाएगा। चलो ये तो थी साइड वाली नॉलेज, हम वापस चलते हैं उधर। तो काइनेटिक एनर्जी का जो हमारा फार्मूला बन जाएगा वो बन गया बेटे, हाफ के इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास एक फार्मूला होगा, समझदार बच्चे ने याद भी कर लिया होगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया एट एनी मोमेंट। अगर वो वाई बता दे तो हम उसकी काइनेटिक एनर्जी बता देंगे। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखो शाबाश। अगर मैं यहां पर, योर अटेंशन, वर्टिकल एक्सिस पर बना दूं, क्या बना दूं, काइनेटिक एनर्जी, और यहां लिख दूं जीरो, और क्यों, और वाई की इधर को
राइट साइड पर एक्सट्रीम वैल्यू और पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड पर एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू यहां तक लगा लो, चलो यहां तक पढ़ते पढ़ते ये कैपिटल ए आ जाएगा एम्पलीट्यूड, और सिमेट्रिकली इधर को आ गया। तो बच्चा कह सकता है सर जैसे यहां से यहां तक आप ए कह रहे हो ना, बिल्कुल ऐसे इधर को भी ए होएगा। अब तो गौर से देखो, ध्यान से देखना, मैं अपने बच्चों को पूछूं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां पर होएगी, मीन पे कि एक्सट्रीम पे? बच्चा बोलेगा एक्सट्रीम पे मैक्सिमम कह रहे हो सर, एक्सट्रीम पे मिनिमम होएगा, क्योंकि वहां तो बॉडी मोमेंटली रुकती है फिर वापस आती है। तो इसका मतलब है जब वाई जीरो हो जाता है, वाई को कहां से मापते हैं डिस्प्लेसमेंट को? मीन पोजीशन से ही। तो जब बॉडी वाई जीरो पे आ जाए मीन पोजीशन पर, उस वक्त वो मैक्सिमम तेज निकल रही होती है। और जब वेलोसिटी मैक्सिमम होए तो काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होनी ही होनी है। तो मतलब ये हुआ हमारा ग्राफ वाई जीरो के ऊपर मैक्सिमम है। और उसके बाद जैसे ही वाई बढ़ेगा, बॉडी हमारी स्लो होती जाएगी, स्लो होते ही काइनेटिक एनर्जी गिरती जाएगी। लेकिन एक देखो, इसका मतलब ग्राफ नीचे आना चाहिए। और एक चीज देखो, जिन दो वेरिएबल में हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, उसमें एक वेरिएबल की पावर है 1, दूसरे की पावर है 2। और इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, बल्कि वो क्वाड्रेटिक बेस को नोट करते हुए पैराबोला ग्राफ होएगा, यानी कि जैसे उल्टा कप लेटा हुआ हो। तो टीचर ने आपको बताया काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ क्या है, पैराबोलिक। और क्यों बताया वो भी देखिए, एक पैरामीटर का वेरिएबल पावर 1 हो और दूसरे का 2 हो, तब उनमें ग्राफ ऐसा, ठीक है। और वो कब सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, उसका मैंने लॉजिक दिया कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, इसलिए मैक्सिमम बना दी। और जैसे एक्सट्रीम पर पहुंचेगी इधर या इधर, वहां बॉडी रुक जाएगी, इसलिए टीचर ने काइनेटिक एनर्जी दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो बना दी। ओके, अब ध्यान से सुनना अगली बात। अब मैं अपने बच्चों को बताने लगा हूं तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी। बच्चा बोलेगा सर आपने बोला था मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, आई सेड यस। जहां टोटल कर लो, यहां टोटल कर लो, या यहां टोटल कर लो, बराबर है। तो सर इसका फार्मूला निकालना तो बहुत आसान है। आई सेड कैसे? कहता सर मीन पोजीशन पे आ जाओ, मीन पोजीशन पे आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। पोटेंशियल तो जीरो पुट करना ही पड़ेगा आपको, पोटेंशियल को जीरो पुट करके काइनेटिक जितनी भी आएगी वही आपकी मैकेनिकल एनर्जी आएगी। इसका मतलब हुआ मैकेनिकल एनर्जी को निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ओके, तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे, अगले स्टेप में काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर जो कि मैक्सिमम होनी चाहिए, और प्लस जीरो, क्योंकि मीन पर हाइट तो खत्म होगी, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। जब हाइट ही बची नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी खत्म होगी। अब काइनेटिक को मैक्सिमम करने के लिए बच्चा बोलेगा सर काइनेटिक का जो आपने जनरल फार्मूला निकाला है ना, अगर यहाँ पर मैक्सिमम है तो यहाँ तो आपका वाई जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो मैंने कहा बेटे इस डिस्प्लेसमेंट को जीरो पुट कर देते हैं। तो जैसे ही आपने इसको पुट करा जीरो, अगला स्टेप हाफ के ए स्क्वायर माइनस जीरो पर स्क्वायर, तीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, पोटेंशियल पहले ही जीरो चल रहा है। तो इस सारे को सॉल्व करके आपका मैकेनिकल एनर्जी का फार्मूला बना हाफ के ए स्क्वायर। तो सभी बच्चों ने इनको याद रखा। अब गौर से देखो, के तो पहले ही कांस्टेंट है, ये देखो इस फार्मूले में कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट, और एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट होता है। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रूव हो गया हमारा। तो ये कांस्टेंट रहेगा, पाई की वैल्यू कुछ भी रहे। तो अगर मैंने इसका ग्राफ ड्रा करना हो, तो मैं इसी ग्राफ के ऊपर अगर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ अगर मैं लगाऊं, मैकेनिकल का बेटे, मैकेनिकल का पोटेंशियल छोड़ दो, मैकेनिकल का, तो आपको बोलना चाहिए सर मैकेनिकल एनर्जी जो होएगा ना
वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर आया था, यानी यहाँ से ऐसे लाइन निकल, तो जमीन से लेकर यह जो एनर्जी का ग्राफ है तो हम बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट। अब रह गया एक एनर्जी और बचा, कौन सा बचा? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बनाने के लिए मैं थोड़ी सी स्पेस चाहिए मेरे को, तो जो स्पोर्टिंग पॉइंट थे मैं उनको इरेज करता हूँ, ये वाला इरेज कर देते हैं हम ताकि मेरे को स्पेस मिले। ये इरेज कर देते हैं और ये भी इरेज कर देते हैं। देखो अब देखो मैं कैसे आपको पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला निकाल के दे दूंगा। तीनों फार्मूले आपके सामने आ जाएंगे। कोई बच्चा बोलेगा सर आपने खुद ही बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एनी मोमेंट, और ये कंजर्व है। तो आपको पोटेंशियल का फार्मूला चाहिए ना, तो काइनेटिक को इधर ले लो। आई सेड यस, लेकिन इधर जाते ही क्यों ना हम इनके असली फार्मूले पुट कर दें। मैकेनिकल का ये पड़ा हाफ के ए स्क्वायर, और काइनेटिक का ये पड़ा, काइनेटिक का ये देखो, काइनेटिक का इधर लाते ही माइनस हो जाएगा, हाफ के ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बचा क्या उस तरफ राइट साइड पर? ओनली पोटेंशियल एनर्जी। तो इन द नेक्स्ट स्टेप सभी बच्चे ध्यान से देखें, नेक्स्ट स्टेप में पोटेंशियल एनर्जी करने लगे हैं टीचर। हाफ के कॉमन आ गया, देखो बेटे हाफ के कॉमन आ गया, इन द ब्रैकेट क्या बचा? ए स्क्वायर, सब ब्रैकेट में क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जो ये स्क्वायर ब्रैकेट, आप इसको सॉल्व करो, ब्रैकेट को अंदर वाली ब्रैकेट को ओपन करते हुए आप आसानी से देखोगे कैपिटल ए स्क्वायर कट गया और वाई स्क्वायर पॉजिटिव बन गया, और सारी सेटिंग करते ही पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बन गया हाफ के वाई स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो तीन फार्मूलों पे टीचर स्टार लगा रहे हैं, एक, दो और तीसरा। और खास बात देखो, अगर इस वाला जो ग्राफ अभी ये पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें अगर ग्राफ ड्रा करना हो तो एक वेरिएबल यानी पोटेंशियल एनर्जी उसकी पावर 1, और दूसरा वेरिएबल यानी डिस्प्लेसमेंट उसकी पावर स्क्वायर। फिर वही बात, जब एक वेरिएबल की पावर 1 हो दूसरे की 2 हो तो ग्राफ पैराबोला आता है, कप शेप। क्या वो पैराबोला उल्टा होएगा कि सीधा होएगा? अब उसका देख लो, जब एक्सट्रीम पोजीशन पर जाती है तो हाइट मैक्सिमम है, हाइट मैक्सिमम होने से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी होगी। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फार्मूला क्या होता है? mgh, जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा आपने। तो इसका मतलब एक्सट्रीम पर, एक्सट्रीम के ऊपर हमारा y मैक्सिमम होता है, वहां पर y भी मैक्सिमम है और हाइट भी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। इसका मतलब है इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसे आएगा, व्हाइट कलर में होएगा, कप शेप ही, ये कप शेप, ये भी पैराबोला है, और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ये सीधा कप है, ये पैराबोला। उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों को दोनों तरह की एनर्जी से समझ आ गई। बच्चों को ये एनर्जीज का आर्टिकल समझ आ गया, वो टीचर को फीडबैक देंगे बाय रेजिंग देयर राइट हैंड। शाबाश, शाबाश बेटे, बहुत अच्छे। अब मैं एक क्वेश्चन आपको डालता हूं, देखते हैं क्या आप इस नॉलेज को क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। ये बिल्कुल ऐसी बात है, एक बच्चे को एक बुक दे दी कि ऐसे ऐसे पैडल करने से साइकिल चलता है, क्या वो बुक को पढ़ के साइकिल चला भी पाता है कि नहीं? नॉलेज को आप क्वेश्चन में भी लगा सकते हो कि नहीं? ठीक है, तो सभी बच्चे मेरे कहने पर कम से कम ये चीज नोट कर लो पहले, ये स्टार वाला फार्मूला, ये स्टार वाला फार्मूला, ये स्टार वाला फार्मूला, ये के वाला फार्मूला और ये ग्राफ, ये 5 चीजें कम से कम नोट कर लो, जल्दी से जल्दी। शाबाश, स्टार वाले तीनों फार्मूले, ग्राफ और क्या, और आपने ये के वाला, के का नाम भी लिख देना, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट।
अब मैं अपने बच्चों को क्वेश्चन लिखा रहा हूं, देखता हूं आप उसको अप्लाई कर पाते हो। बेटे चैलेंज के रूप में लेना, पिछली बार आपको नॉलेज थी लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर सके क्वेश्चन पे, है ना। सॉल्व करा था ना टीचर ने, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रेडियन। इस बार भी आपको नॉलेज है लेकिन इस बार दोबारा आपने हारना नहीं है, उसको अप्लाई करके छोड़ना है। क्वेश्चन, शाबाश। क्वेश्चन, what will be the, everybody, what will be the displacement of SHM oscillator? What will be the displacement of SHM oscillator when its kinetic energy and potential energies are equal? When its kinetic energy and potential energies are equal, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो? ये क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बच्चा करता है। शाबाश। कंपटीशन बिटवीन मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। लोग कहते हैं नॉन मेडिकल की कैलकुलेशन फास्ट होती है, लेकिन मेडिकल बच्चे मेरे को पूरी उम्मीद है हरा सकते हैं उनको। शाबाश। छोटा सा क्वेश्चन, y की वैल्यू बताओ जब काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर हो। नो आंसर सो फार फ्रॉम नॉन मेडिकल, नो आंसर सो फार फ्रॉम मेडिकल। जब क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। बेटे कोई नॉन मेडिकल में बताना चाहेगा? मेडिकल में बताना चाहेगा कोई? सर अंडर रूट। हाँ बोलो बोलो, मेडिकल में आवाज आ रही है। फिर से बोलो, अच्छे से बोलो बेटे। अंडर रूट 2a। ओके चलो ठीक है, मैंने आपका नोट कर लिया। नॉन मेडिकल में कोई आंसर? बेटे मैं जब ये करूंगा ना तो फिर शर्मिंदा फील करोगे आप, हम ये कर नहीं सके। आई प्रॉमिस, अगर मैं इस क्वेश्चन को करूंगा बोर्ड पे, पूरे का पूरा नॉन मेडिकल कहेगा यार हम ये भी नहीं कर सके। एक बार कोशिश करो। You feel embarrassed? Was the teacher will do this easy question? Okay, so final medical is giving some answer, non-medical is not even giving any answer. तो अब हम देखते हैं कि मेडिकल का आंसर सही है कि नहीं। तो मैं ये स्पेस बना लेता हूँ। ये देखो मैं ग्राफ को इरेज कर रहा हूँ बच्चे, ठीक है। ग्राफ वाले पोर्शन को मैंने इरेज कर दिया और समझदार बच्चे ने ग्राफ याद भी कर लिए होंगे। अब मैं अपने बच्चों को क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखो कर टेंशन बेटे, एक बात उसने शुरू में ही दे दी है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, तो काइनेटिक का फार्मूला ये पड़ा, पोटेंशियल का ये पड़ा, लेट्स इक्वेट देम। काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल, ये वो क्वेश्चन है जो पूरा नॉन मेडिकल नहीं कर सकता। के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पोटेंशियल का फार्मूला ए वाई स्क्वायर। उम्मीद करता हूं दोनों तरफ से हाफ कैंसिल कर दोगे और के भी कैंसिल कर दोगे। ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर।
मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, दैट मीन्स y। हाँ जी, सर मेडिकल का आंसर ए अपॉन अंडर रूट 2 है। हाँ मेरे को पता लग गया बेटा, मेडिकल का आंसर मैंने नोट कर लिया, आपने पहले भी अच्छा सही दिया, शाबाश। मेडिकल फोर शॉट विनर है ही है, क्योंकि मेडिकल ने ना केवल आंसर दिया बल्कि सही दिया, नॉन मेडिकल ने तो आंसर ही कुछ नहीं दिया। सरप्राइजिंग। तो ए स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, और उसके बाद हमें तो y निकालना है, तो पक्की बात है कि दोनों तरफ अंडर रूट लेना ही पड़ेगा। तो सभी बच्चों ने, मेरे को मेडिकल के सभी बच्चों ने सही बताया, a अपॉन रूट 2। अब पिछले साल पेपर में ऐसा आया था, वो कहता, ध्यान से सुनो, वो कहता कि जब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर हो तो प्रूव करो y जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का 70.7% है। ऐसे आया पेपर में, प्रूव इट। तो जो जिस बच्चे ने यहां तक सॉल्व कर लिया था वो आगे रैशनलाइजेशन कर देगा। रैशनलाइजेशन करने से ये क्या बन गया, अंडर रूट 2 अपॉन 2 इंटू के। सभी बच्चों को पता है अंडर रूट 2 कितना होता है, 1.414। तो 1.414 को 2 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 0.707 a। और अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके तो ऑटोमेटिकली ये आ जाए। गॉट इट। तो कई बार टीचर लोग यहां तक कराते हैं कि y a बाय रूट 2 होने पर काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर होंगे, और पेपर में वो ऐसे पूछ लेता है। तो गलती से भी छोड़ के नहीं आना, एक स्टेप और आगे करना है और ये करना है। बच्चों को ये समझ आ गया अच्छे से? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। और बेटे नॉन मेडिकल के बच्चे अपने दिलों को एक्सप्लोर करके देखो, क्या आपको ये कर नहीं लेना चाहिए था? करना चाहिए था। मेडिकल के बच्चों को सभी को शाबाशी मिलती है। अब हम एक और बात करते हैं बेसिक में, शाबाश। वो क्या है, एक स्पेशल आपको उन्होंने आर्टिकल डाल रखा है सिलेबस में एसएचएम का, एग्जांपल लेकर। उसका नाम है सिंपल पेंडुलम। राइट डाउन, सिंपल पेंडुलम। इसमें मैंने डेरिवेशन नहीं करवानी, वो तो सर आपको करवा ही चुके हैं। मैंने और खास बातें बतानी है बस। पहली बात, पहली बात, और मैं आपको चेक भी करूंगा। कोई बच्चा बता सकता है कि योर अटेंशन, कि ये जो मैंने धागे के साथ बॉब बांध दिया इसको सिंपल पेंडुलम ही कहते हैं, उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए? कंडीशंस, एनीबॉडी? आपको बोलना चाहिए, नहीं बता रहे, आपको बोलना चाहिए कि सर सबसे पहली बात तो ये जो धागा बना हुआ है ना, मास ऑफ द थ्रेड, मास ऑफ द एसएचएम ऑसिलेटर यानी कि बॉब, उसके सामने नेग्लिजिबल हो। पहली बात आपको ये करनी चाहिए। दूसरी बात आपको ये कहनी चाहिए सर कि योर अटेंशन, ये जो आपने स्ट्रिंग यूज करा है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आइडियल होना चाहिए, आइडियल। मैं कहूंगा आइडियल का क्या मतलब बेटे? आप कहोगे सर ये आइडियल का मतलब है ये स्ट्रिंग मासलेस होना चाहिए, यानी कि नेग्लिजिबल मास। और दूसरी बात, इस स्ट्रिंग में कहीं भी गांठ नहीं लगी होनी चाहिए, नॉट फ्री। और तीसरी बात ये कि ये धागा कभी भी ऐसा ना हो कि इसको खींच के लंबा करा जा सके, इलास्टिक नहीं होना चाहिए, यानी कि इलास्टिक का अपोजिट वर्ड इन इलास्टिक होना चाहिए। ये तीन कंडीशनें पूरी होनी चाहिए। और कोई बात कंडीशन की पूरी है?
हाँ और भी है। तो कोई और बचा है कि दो कंडीशनें तो मैंने बता दी, एक बची है, वो अगर पूरी ना हो तो इसको सिंपल पेंडुलम नहीं बोलते। कोई बच्चा बता सकता है? नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे लोग, सुनो। जब इसने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना है, एक्सट्रीम, चाहे राइट साइड पर एक्सट्रीम पे जाए या लेफ्ट साइड पर, दोनों तरफ जब भी जाए, तो जितनी भी ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, थीटा, थीटा बेटे थीटा, ये क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट वाई। मैं किसकी बात कर रहा हूं? वाई इक्वल टू कैपिटल ए कवर करते हुए, वाई इक्वल टू कैपिटल ए, यानी वाई की मैक्सिमम वैल्यू होते होते हैं जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर होती है, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, ये किसी भी हालत में 15 डिग्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या तो उससे कम होगी या बराबर होगी, तब इसको सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। अगर ये 15 डिग्री से ज्यादा होगी तो हम इसको सिंपल पेंडुलम नहीं बोलते। हालांकि पेपर में कभी कभी थीटा वो दे देता है 30 डिग्री, साथ में लिख देता है कि आप सिंपल पेंडुलम से सॉल्व कर दो, पर डेफिनेशन के मुताबिक दिस एंगल शुड बी लेस देन 15 डिग्री और इक्वल। ओके, ये तो थी सिंपल पेंडुलम की कंडीशन। दूसरी बात ये है, कोई बच्चा बता सकता है, सिंपल पेंडुलम की एक स्पेशल टाइप होती है सेकेंड्स पेंडुलम, सेकेंड्स पेंडुलम स्पेशल टाइप, उसका टाइम पीरियड कितना होता है? उसका टाइम पीरियड क्या होता है? आपको सिखाया था बेटे एक बार मैंने। जैसे ये बॉब है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम गया, एक्सट्रीम टू वापिस सिमेट्रिकली लेफ्ट साइड पर एक्सट्रीम और वापिस मीन, ये वन ऑसिलेशन दिखाई है। वन ऑसिलेशन में कितना टाइम कंज्यूम हो गया, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। अगर सिंपल पेंडुलम की स्पेशल टाइप सेकंड्स पेंडुलम है, तब उसका टाइम पीरियड कितना होता है? एनीबॉडी, एनीबॉडी क्लास में? देखो नहीं बता रहे, छोटी सी बात है बेटे, ये इंपॉर्टेंट है चीज ये। इसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड, नोट कर लो। ये 2 सेकेंड, ये क्यों स्पेशल है? ये वही पेंडुलम होता है जो हमारे घरों में क्लॉक का होता है, ऑफ पेंडुलम क्लॉक्स, जो हमारे घरों में क्लॉक होते हैं ना, लगे लटके हुए दीवारों के ऊपर, पेंडुलम वॉल क्लॉक, उसका टाइम पीरियड होता है। आपको पेपर में क्या पूछता है? आपको पेपर में पूछते हैं कि सेकंड्स पेंडुलम की जो ये लेंथ ऑफ दी पेंडुलम है, उसकी वैल्यू बताओ। याद है, लेंथ ऑफ दी पेंडुलम का मतलब ये नहीं होता कि धागे की लंबाई, नो नो नो, लेंथ ऑफ दी पेंडुलम का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर इस बॉब के सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक, इस बॉब का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहां तक, वहां तक इस धागे की लंबाई होती। तो आप क्या कहोगे, ध्यान से सुनो, आप कहोगे क्योंकि हमारे क्लास टीचर ने हमें आसानी से ये फार्मूला समझा दिया था कि T इज इक्वल टू 2 पाई L/G होता है पेंडुलम में, तो हम सेकंड पेंडुलम में टाइम की वैल्यू ये रख देंगे, ग्रेविटी की वैल्यू धरती के ऊपर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखेंगे। ओके, तब जाके हम आपका लेंथ कैलकुलेट करके बता देंगे कि पूछा होता है। यानी टीचर ने बहाने से अपने बच्चे को क्वेश्चन के साथ साथ ये बता दिया कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का ये फार्मूला होता है, और भूलना टाइम पीरियड इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो समझदार बच्चे ने ये फार्मूला नोट कर लिया होगा, और ये भी समझ लिया होगा कि क्वेश्चन में अगर टाइम सेकंड पेंडुलम की लेंथ पूछ ले तो उसमें टाइम पीरियड को 2 सेकेंड पुट करके सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, लेट मी टेल यू, ये आएगा बेटे 19.3 सेंटीमीटर, और 100 से डिवाइड करो
तो आप लिखोगे 0.993 मीटर। ये आपने पेपर में निकाल के बताना है। पाई की वैल्यू आप नेचुरली 3.14 पुट करोगे। ओके, तो ये था सेकंड पेंडुलम का क्वेश्चन। अब ये मैंने आपको बेसिक समझा दिया, डेरिवेशन इसकी सर ने करवा दी। अब मैं एक क्वेश्चन डालूंगा और देखना चाहता हूं कि आप क्या इस नॉलेज को उस क्वेश्चन पे अप्लाई भी कर सकते हो कि नहीं। ओके, सभी बच्चे देखो शाबाश, इसको हम मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। ध्यान से सुना, मैंने आपको ये फार्मूला कराया, टाइम पीरियड इक्वल टू 2πL/G और इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। अब मैं क्वेश्चन डालने लगा हूं। याद रहे पिछले क्वेश्चन में मेडिकल जीत गया था, नॉन मेडिकल हार गया था। अब मैं चाहता हूं कि नॉन मेडिकल परफॉर्म करे। यहां से सुनना, मैं क्वेश्चन डालने लगा हूं। मेरे पास ये 3 पेंडुलम है। तीनों पेंडुलम में मैंने बराबर की लंबाई वाला धागा लिया, बराबर की लंबाई वाला धागा लिया। आइडिया और क्या करा, ध्यान से सुनना बेटे, योर अटेंशन। पहले वाले के नीचे मैंने एक बॉल लटका दी। ये बॉल अंदर से हॉलो है, खोखली है, अंदर से हॉलो खोखली। ओके, बिल्कुल उसी साइज की बॉल मैंने यहां लगा दी। इस बॉल को पूरा अंदर से पानी से भर दिया, पूरा भर दिया। किसी और लिक्विड से भी भर सकते हो, जरूरी नहीं कि पानी भरना। और साथ में टीचर क्या कह रहा है, दोनों बॉल का साइज सेम है, धागे की लंबाई भी सेम है। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में टीचर ने जो बॉल लगाई वो भी उसी साइज की है, सेम साइज की, लेकिन उसको पानी से आधा भर दिया, आधा खाली छोड़ दिया। गॉट इट। अब इन तीनों को हिला दिया, तीनों को हिलाया। तो आपने बताना है कौन से केस में टाइम पीरियड मैक्सिमम होगा और क्यों होगा। आउट ऑफ द 3 टाइम पीरियड विच वन विल बी मैक्सिमम एंड व्हाई। शाबाश, देखते हैं नॉन मेडिकल परफॉर्म करते हैं कि नहीं। तीनों धागों की लंबाई बराबर है, तीनों बॉलों का रेडियस भी बराबर है, तीनों बॉलों का रेडियस बराबर है, कोई भी बॉल छोटी बड़ी नहीं है। ये वाली बॉल होलो है, और लास्ट वाली आधी फील्ड है, पार्शियली फील्ड। शाबाश, कोई बच्चा इसका आंसर देना चाहे विद लॉजिक। अकेला आंसर नहीं देना, लॉजिक चाहिए साथ में। एनीबॉडी मेडिकल में कोई बच्चा? मेडिकल में कोई नहीं आ रहा। नॉन मेडिकल में? यस यस बोलो बेटे। मेडिकल में एक बच्चा बोलने की कोशिश कर रहा है शायद। मेडिकल का आंसर मेरे को पता लग गया, ठीक है। अभी नॉन मेडिकल का बच्चा कोई हो? मेडिकल ने आंसर दिया, मेरे को पता लग गया, लेकिन वो गलत है कि सही, आई विल डिस्क्लोज लेटर। नॉन मेडिकल में भाई, आप नॉन मेडिकल के बच्चों में ना हौसला नहीं है बेटा। सर कोई ब्राइट बच्चे को खड़ा करो ना, डरते क्यों हैं ये बच्चे? ज्यादा से ज्यादा गलत ही हो जाएगा बेटे, ज्यादा से ज्यादा गलत ही हो जाएगा। आप माइक पे आओ तो सही, आ जाओगे आप।
ओके, छोड़ो बस, इतना ज्यादा वेट नहीं। लेट मी टेल यू, नॉन मेडिकल ने आंसर ही नहीं दिया, नो आंसर, और मेडिकल ने आंसर दिया। मेडिकल के बच्चों के मुताबिक वो कहते हैं ये तीनों सेम होंगे सर, मैक्सिमम की बात ही नहीं, लेकिन मेडिकल का भी गलत। तो बेटे, अभी अभी आपको क्या कराया था? टीचर ने बोला था लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या होता है, इस फार्मूले में लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या बोला था? टीचर ने बोला था लेंथ ऑफ द पेंडुलम होता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर बॉब के सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल रहा हूं, ये नहीं बोल रहा फिजिकल सेंटर, ये नहीं तो बोल रहा कि तीनों के रेडियस बराबर हैं तो तीनों का फिर सेंटर भी बराबर हो जाएगा। मैंने फिजिकल रेडियस नहीं बोला, मैंने बोला था टिल दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है किसी बॉडी का? सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी वो होता है जहां बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो आप देखो ध्यान से, जब पूरी बॉडी भरी होगी, अगर आपका रोटेशनल मोशन का बेसिक बना हुआ है अच्छा, जब पूरी बॉडी भरी होगी सेंटर पर होएगा, और खाली होएगी तब भी फिजिकल सेंटर ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होएगा। लेकिन इसमें ज्यादा भार नीचे आ गया पानी की वजह से, ऊपर से बॉल खाली है, तो जो लास्ट वाला केस है उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर एल डैश लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम एल डैश लार्जर है, जबकि पहले वाले दोनों केसों में सेंटर ऑफ ग्रेविटी एल सेम है, चाहे बॉल पूरी खाली है या पूरी भरी हुई है। इसका मतलब T1 और T2 ये दोनों आपस में बराबर होंगे, लेकिन T3 दोनों से ज्यादा होएगा। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ। ये भी न्यूमरेटर में है, ये भी न्यूमरेटर में है, तो साफ पता लगता है यहाँ पर T3 will be larger than T1, T3 will be larger than T2, but T1 will be equal to T। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर मैं पिछले 20 साल की बात करूं तो कम से कम 8 बार पूछा गया, ये 2 नंबर का। बच्चों को ये समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड। नॉन मेडिकल स्टूडेंट प्लीज रेज योर हैंड। ओके, डाउन। तो आपने गलती क्या करी? आपने सेम इसलिए बोल दिया, आपने फिजिकल रेडियस को ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लिया। नो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट वेयर द फोर्स नेमली वेट एक्स, और यहाँ पर ज्यादा भार नीचे होएगा, पानी आधा भरा हुआ है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिजिकल सेंटर से नीचे चला गया, इसका मतलब एल डैश जगह हुआ। लेकिन बॉल पूरी खाली होती है और पूरी भरी होती है तो बॉल का फिजिकल सेंटर ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो इस तरह से आज हमारी एग्जांपल्स के साथ एसएचएम की थ्योरी कवर होगी, और ये असाइनमेंट बची है। ये आप अगर आप इसको घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे ना बेटे, आपको खुशी होगी कि आपसे सही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और अभी फिर मैं भी कवर करूंगा अगर मौका मिला। जल्दी से जल्दी पीरियड मांगोगे मेरे से, आपको स्कूल सर को बताना पड़ता है, सर आगे बताते हैं, फिर वो हमें बताते हैं, तब मैं आता हूँ। जिनको आज का लेक्चर समझ आ गया प्लीज वेव योर हैंड, प्लीज वेव योर हैंड। थैंक यू फॉर द फीडबैक, एंड सबसे ज्यादा थैंक यू सरदार साहब का, जो मेरा साथ देते हैं बहुत अच्छे से। थैंक यू सर। आज आप